नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 555 रन बना लिए थे। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 110 रन बनाए। इंडियन सुपर लीग में आज गोवा में उड़ीसा का मुकाबला एटीके मोहन बागान से हो रहा है और इंग्लिश प्रीमियर लीग में विला और अर्सेनल के बीच मुकाबला जारी है। विला ने 1-0 से बढ़त बना ली है। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के। चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 555 रन बना लिए थे। डॉम बेस 28 और जैक लीच 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। इंग्लैंड की ओर से कप्तान जो रूट ने 218 रन की आज शानदार पारी खेली। क्या कुछ रहा खास आज के मैच में, जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी विशाल का। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में आज पहले दिन के स्कोर 263 रन पर 3 विकेट से आगे खेलते हुए इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन जल्द ही 300 रन पूरे कर लिए। जो रूट ने 260 गेंदों में 150 रन बनाए। लगातार 3 मैचों में ये उनका 150 प्लस स्कोर है। वहीं बेन स्टोक्स ने महज 73 गेंदों में अपना 23वां अर्धशतक पूरा किया। इंग्लैंड को चौथा झटका बेन स्टोक्स के रूप में लगा, जो 82 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। उनको शाहबाज नदीम ने चेतेश्वर पुजारा के हाथों कैच आउट कराया। इंग्लैंड की टीम के कप्तान जो रूट ने 341 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का 5वां दोहरा शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 19 चौके और 2 छक्के लगाए। ये रूट का टेस्ट करियर का 5वां दोहरा शतक है। इसके साथ ही रूट भारत में पिछले 10 साल में दोहरा शतक लगाने वाले पहले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले नवंबर 2010 में न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककुलम ने हैदराबाद टेस्ट में 225 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड को 5वां झटका ओली पोप के रूप में लगा, जो 34 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसके बाद दिन का सबसे बड़ा विकेट नदीम ने हासिल किया। 218 रन पर खेल रहे रूट को उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर वापस भेजा। ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड को लगातार 2 गेंद पर 2 झटके दिए। पहले जोस बटलर को और फिर उन्होंने जोफ्रा आर्चर को बोल्ड कर वापस भेजा। दूसरे दिन इसके बाद कोई विकेट नहीं गिरा। डॉम बेस और जैक लीच ने टीम के स्कोर को 8 विकेट पर 555 रन तक पहुंचाया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां, अगर हम देखें तो मनोज, इस समय इंग्लैंड एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है और आज का दिन, कल का दिन, दोनों ही दिन जो है वो कप्तान जो रूट के नाम रहे और दोहरा शतक लगाया उन्होंने, और इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मजबूत स्थिति में आज इंग्लैंड है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और मैं तो यही कहूंगा कि जो जितने बच्चे दुनिया भर में एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको जो रूट की बल्लेबाजी को देखकर बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा कि विद द स्पिन कैसे खेलना है गेंद को। वो बहुत लेट खेलते हैं, आपने देखा होगा भारतीय पिचों पर बहुत ही कारगर रही उनकी ये रणनीति। बल्ले और पैड में गैप नहीं डालते बिल्कुल भी, और शरीर के नजदीक से काफी खेलते हैं, जिससे बैट और पैड के बीच में से गेंद निकलने का कोई खतरा नहीं रहता। स्क्वायर बहुत ज्यादा खेलते हैं, लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और शायद यही वजह है कि जब भी उन्होंने स्टेप आउट करने की कोशिश की, उस पर वो फंसते हुए दिखाई नहीं दिए, बल्कि क्रीज तक पहुंचते हुए, पिच पर पहुंचते हुए उन्होंने जो स्ट्रोक खेले हैं वो वास्तव में लाजवाब हैं। स्वीप, रिवर्स स्वीप, श्रीलंका में जिस तरह से 164 रन उन्होंने महज स्वीप और रिवर्स स्वीप से ही बना लिए थे, यहां भी उन्होंने वही कुछ करतब दिखाया। लगातार स्वीप पर स्वीप खेलते चले गए, और मजे की बात यह कि पहले 50 रनों में कोई भी उन्होंने स्वीप शॉट नहीं खेला था। तो ये उनकी बहुत दूरदर्शिता को दिखाता है। और स्वीप आमतौर पर आप देखेंगे स्क्वायर लेग की तरफ जाते हैं या शॉट्स जाते हैं फाइन लेग की तरफ। उनके कुछ जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदें थी, उस पर स्वीप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की दिशा में गए, जो वास्तव में काबिल तारीफ है। जी हां, बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रूट और स्टोक्स के बीच की अगर हम साझेदारी की बात करें तो 124 रन की पार्टनरशिप रही है दोनों के बीच में, और बेन स्टोक्स ने आज 118 गेंदों में 82 रन की पारी खेली। उनका भी काफी कुछ योगदान रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बेन स्टोक्स जो है खासकर आर अश्विन के सामने काफी फंसते हुए दिखाई दिए हैं। पहले भी कई मैचों में हमने देखा, आज उनका एक कैच भी छूटा, हालांकि बहुत तेज कैच था,
और अश्विन के लिए भी नसीहत है वो आगे के लिए। लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे थे ना, जिस तरह बल्लेबाजी वो कर रहे थे, बहुत उन्मुख शॉट्स खेल रहे थे, और जो रूट थोड़ा सा थम गए थे उनके तूफान को देखते हुए, और बेन स्टोक्स ने जो स्वीप, रिवर्स स्वीप, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो सिबले ने एक तरह से, सिबली आउट हुए थे तो उन्होंने बेटन जो है पकड़ा दिया था आगे बेन स्टोक के पास, और बेन स्टोक ने वही काम कर दिखाया। एक और अच्छी पार्टनरशिप करके 100 प्लस की पार्टनरशिप ने बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया इंग्लैंड को। जी हाँ, और जैसा कि आपने अश्विन की बात करी, तो जो उन्होंने 200 रन भी पूरा किया वो आर अश्विन की बॉल पर ही, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाकर उसको, उस 200 रन को जिस तरह से उन्होंने एक, हम ये कह सकते हैं कि दोहरा शतक, एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, क्योंकि भारत की सरजमी पर किसी विदेशी खिलाड़ी ने इतने दिनों के बाद इस तरह की पारी खेली है। ये मैंने देखा है जो रूट का, कि जब भी वो डबल सेंचुरी के आसपास पहुंचते हैं, उनकी पांचों आप डबल सेंचुरियां उठाकर देखें तो बेशक ये भारत के खिलाफ उनकी ये पहली डबल सेंचुरी थी। अभी कुछ रोज पहले उन्होंने गॉल टेस्ट में जो डबल सेंचुरी बनाई, फिर उसके बाद 186 रन बनाए, वहां भी डबल सेंचुरी उन्होंने पहले, डबल सेंचुरी से पहले छक्का लगाया था, और उसके बाद उन्होंने चौके के साथ उस डबल सेंचुरी को पूरा किया था। ये उनकी शैली है खेलने की, और मैं तो देख रहा हूं कि बिल्कुल शायद वो एक तरह से चयनकर्ताओं को ये माकूल जवाब दे रहे हैं कि वो उस खिलाड़ी में वनडे क्रिकेट खेलने का भी पूरा मादा है, उनको नियमित रूप से वनडे क्रिकेट में भी रखना चाहिए। आक्रामक शैली भी उनके पास है, धैर्य भी है, और मुझे याद आती है उनकी बल्लेबाजी को देखकर माइक गटिंग की बल्लेबाजी, मुझे याद आती है लेस्टर कुक की बल्लेबाजी, और मुझे याद आती है केविन पीटरसन की बल्लेबाजी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और इसके साथ आज कुछ भारत के गेंदबाजों की भी बात करनी होगी, जिसमें नदीम, ईशान, अश्विन और जसप्रीत बुमराह सब ने बराबर बराबर से 2-2 विकेट लिए हैं। और ईशांत की यहाँ पे एक खास बात यह है कि ईशांत के टेस्ट में 299 विकेट हो चुके हैं। अगर वो कल एक विकेट और ले लेते हैं तो 300 विकेट लेने वाले भारत के ओवरऑल, अगर हम ये कहेंगे कि जब 300 विकेट पूरे हो जाएंगे तो वो छठे गेंदबाज बन जाएंगे 300 विकेट लेने वाले। ऐसा करने वाले भारत के, अगर हम और गेंदबाजों की बात करें तो वो तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो तीसरे तेज गेंदबाज होंगे। उनसे पहले कपिल देव जिन्होंने 434 विकेट लिया है, जहीर खान 311 विकेट लिया है, तो वो ऐसा करने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन जाएंगे और छठे गेंदबाज बनेंगे। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि महान खिलाड़ियों की सूची में आप शामिल हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सिराज, जो कि बहुत 3 मैचों में 13 विकेट यहां पर लेकर लौटे थे, उनको टीम में नहीं रखा, और आपके अनुभव पर टीम ने वरीयता दी आप ही को, तो उस कसौटी पर भी वो खरे उतरे। और जब ईशांत शर्मा को लाया गया शादाब की जगह पर, शाहबाज की जगह पर, तो वहां पर उन्होंने जो इनवर्ट सीम मूवमेंट थी उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और गेंद को छोड़ रहे थे बटलर, और उनकी गिल्लियां उड़ गईं, और बिल्कुल ठीक ऐसी ही गेंद, अगली गेंद भी उन्होंने इसी अंदाज में फेंकी, जिस पर जोफ्रा आर्चर, जिनका फुट मूवमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया, और वो भी उसी तरीके से चलते बने। बिल्कुल, और जैसा कि पहले ही हम कह चुके हैं कि आज का दिन जो रूट कप्तान के नाम रहा, भारत में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले वो इंग्लिश कप्तान बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो एलिस्टेयर कुक के नाम था। कुक ने 2012 में कोलकाता टेस्ट में 190 रनों की पारी खेली थी। और ओवरऑल अगर इंग्लैंड के कप्तान की बात करें तो बतौर कप्तान भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी ग्राहम गुच ने 1990 में लॉर्ड्स में खेली थी। तब गुच ने 333 रन बनाए थे, और दूसरे नंबर पर रूट की पारी आ गई है। तो बहुत सारे इतिहास रचते हैं जब आप इतनी बड़ी पारी खेलते हैं तो। जी निश्चित तौर पर, और जिस तरह से एलिस्टर कुक तो पूरी तरह से छा गए थे, मुझे याद है 2012 वाली जो सीरीज थी, हम पूरी तरह से तेज गेंदबाजों पर ही निर्भर रह गए। हम उनके खिलाफ अपनी रणनीति बनाते रह गए, लेकिन काम सारा कर गए मॉन्टी पनेसर और ग्रैम स्वेन। और उसके अलावा जो बल्लेबाजी में सारा जो कहते हैं ना वन मैन आर्मी वाला काम जो किया था, एलिस्टर कुक ने किया था। जी हाँ, और अगर हम ये देखें कि जिस तरह से अब आपको आगे क्या कुछ लगता है, कितनी मजबूत जैसे स्थिति आप मानते हैं 555 रनों की? देखिए, भारतवासियों के लिए राहत की बात ये हो सकती है कि आप राजकोट का मैच उठाकर देख लीजिए, सिडनी का मैच उठाकर देख लीजिए, मेलबर्न का टेस्ट उठाकर देख लीजिए। वहां पर जो है जिस तरह से इनकी पारियां रही है ना अलग अलग, बेशक भारत के खिलाफ ना भी रही हो, 500 प्लस की जब इंग्लैंड ने पारियां खेली हैं 3-4 टेस्ट मैचों में, टीम जीती नहीं है। ये भारतवासियों के लिए एक राहत की बात हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं हमारे गेंदबाजों को थोड़ा डिसिप्लिन दिखाना होगा, खासकर दूसरी पारी में अगर जरूरत पड़ती है तो। लेकिन अभी बारी है भारतीय बल्लेबाजों की, अगर जब वो माकूल जवाब देंगे इस बल्लेबाजी का,
555 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है। और जैसा कि उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम 600-700 रन बनाना चाहते हैं, तो यहां अगर बल्लेबाजी चलती है आपकी तो मैच बिल्कुल ड्रॉ की तरफ जा रहा है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनकी बारी आने वाली है और वो अपना दमखम दिखाएंगे। क्या कुछ रहता है, इस पर बनी रहेगी हमारी नजर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में। और क्रिकेट पे ही रहते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच चट्टोग्राम में पहले टेस्ट मैच की, जिसके चौथे दिन वेस्टइंडीज ने खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 110 रन बना लिए थे। मेजबान बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 223 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 430 रन का विशाल स्कोर बनाया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। मनोज, अगर हम देखें वेस्टइंडीज की बात करें तो ये कैरिबियाई टीम जो है, जिस तरह का इसका प्रदर्शन रहा है, एक जमाना था जब वेस्टइंडीज की टीम कहीं भी खेलने जाती थी तो उसके खिलाड़ी जो है बड़ी सशक्त भूमिका में दिखते थे। लेकिन पिछले टूर में भी अगर हम इसका देखें तो इस समय वेस्टइंडीज में क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कैसे इतनी लड़खड़ाती हुई पारी और चल रही है? देखिए, आपको अपने देश के लिए समर्पित होना पड़ेगा। अगर आप T20 के क्रिकेट में बह जाएंगे तो टेस्ट क्रिकेट की ऐसी ही दुर्गति होगी। कितने ही प्लेयर हैं जो T20 की तमाम लीग खेल रहे हैं लेकिन अपने देश के लिए वो उपलब्ध नहीं होते, और यही एक बड़ी वजह है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट की हालत बहुत ही खराब हो गई है। और यही स्थिति चलती रही तो मुझे उबरने की टेस्ट मैच में तो कम से कम उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, और एक तरह से देखिए तो बांग्लादेश की टीम भी बहुत मजबूत टीम के रूप में उभरी है। और इसमें जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है और वेस्टइंडीज ने जिस तरह का खेल दिखाया है, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो वेस्टइंडीज लगातार ही इसमें अभी एक अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद में बैठी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बांग्लादेश का अटैक देख लीजिए आप, बांग्लादेश की बल्लेबाजी आप देख लीजिए, तो कुल मिलाकर मेहदी हसन और मोमिनुल हक ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच को एक तरफा बनाया हुआ है और जिससे जीत की उम्मीद उन्होंने केंद्रित किए हुए हैं दोनों। और मेहदी हसन ने तो सेंचुरी बनाई थी पहली पारी में, 103 रन की पारी खेली थी। 103 रन की पारी खेली थी। उसके अलावा तीनों विकेट जो हैं, जो लक्ष्य दिया है उनके सामने, बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट गंवा दिए हैं वेस्टइंडीज ने। और वो तीनों विकेट मेहदी हसन ने हासिल किए हैं और ऑफ स्पिनर हैं, बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं और 3 में से 2 LBW। और जिस तरह की वो सटीक गेंदबाजी और बल्लेबाज को खिलाने के लिए लगातार मजबूर कर रहे हैं, उससे मुकाबला एक तरफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मोमिनुल हक ने अपना काम कर दिया है, अपनी कंसिस्टेंट फॉर्म को दिखाकर। पिछले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई, यहां भी उन्होंने सेंचुरी बनाई दूसरी पारी में। और अब बात करते हैं आईपीएल नीलामी की। आईपीएल की नीलामी के लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इनमें 814 भारतीय खिलाड़ी हैं और 283 विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा 56 वेस्टइंडीज के हैं। इसके बाद 42 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से, 38 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से हैं। इसी तरह से यूएई के 9, नेपाल के 8, स्कॉटलैंड के 7, बांग्लादेश के 5 और आयरलैंड, अमेरिका, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स के एक खिलाड़ी शामिल हैं। तो आईपीएल की जो अगर हम देखें तो नीलामी भी शुरू हो गई है और इतने सारे खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। क्या कुछ देखते हैं एक नए फॉर्मेट में आईपीएल को? देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की वेस्टइंडीज की। अभी आपका जो सवाल था उसी का जवाब आपके इस सवाल में भी मिल गया, क्योंकि 56 आपने कहा वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। तो T20 लीग में उनकी उपयोगिता को दिखाता है कि T20 के पीछे कितना भाग रही है भाग रहे हैं वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। और डेविड मलान जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, और मेरी नजर तो उन पर रहेगी कि वो उन्हें कौन सी टीम लेती है। मेरी नजर श्रीसंत पर रहेगी, लंबे समय बाद वो लौट रहे हैं। और उसके अलावा मेरी नजर रहेगी अर्जुन तेंदुलकर पर भी, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अभी एज ग्रुप क्रिकेट खेलते रहे हैं और उन्हें मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी चुना गया था टीम में मुंबई की। तो अब उनको कौन सी टीमें लेंगी, और जो हमें सूत्रों से पता चला है कि 3 टीमें उनके पीछे भी पड़ी हुई हैं। कौन किसको लेता है तब पता चलेगा। बिल्कुल, अभी इसमें बहुत सारे समीकरण होंगे और जब तक पूरी नीलामी नहीं हो जाती तब तक सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। आईएसएल की इंडियन सुपर लीग में आज गोवा में उड़ीसा का मुकाबला एटीके मोहन बागान से हो रहा है। दूसरे स्थान पर काबिज एटीके मोहन बागान ने 14 मैचों में 8 में जीत हासिल की है। शीर्ष पर दूसरे स्थान पर कायम है ये। और अगर हम देखें तो ओडिशा की तो 11वें नंबर पे है, सबसे निचले पायदान पर है।
14 मैच में सिर्फ एक मैच इसने जीता है और उसके 8 अंक हैं। तो ये जो मुकाबला है आज एटीके मोहन बागान का और ओडिशा का, तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक शीर्ष टीम का है और एक बॉटम की टीम का है। क्या कुछ देखते हैं इस मैच के बारे में? देखिए, ओडिशा की टीम जो है ना, सबसे बड़ी परेशानी उसकी ये है कि परेशानियां लगातार उसकी बढ़ती जा रही हैं। जो परफॉर्मेंस था, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, डिफेंडर्स बिल्कुल नाकाम रहे थे और रही सही कसर हेड कोच के इस्तीफे से दूर हो गई। इंटरिम कोच आए जेरड पैटन, सेकंड वर्स्ट डिफेंस आप इसे कह सकते हैं केरला ब्लास्टर्स के बाद, क्योंकि उसके बाद उसने सबसे ज्यादा गोल खाए हैं। अब स्टीवन टेलर जो हैं, उन पर सस्पेंशन है एक मैच का, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। अब यहां देखना ये दिलचस्प होगा कि जो केरला ब्लास्टर्स के खिलाफ जो 2 गोल खाए थे एटीके मोहन बागान ने, और अंततः वो 3-2 से जीती थी, वहां तो रॉय कृष्णा बिल्कुल संकट मोचक साबित हुए थे। अब यहां संकट मोचक कौन साबित होगा, क्योंकि आप इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक बॉटम वाली जो टीम है वो वास्तव में शेर के सामने मेमना ही साबित होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। और फुटबॉल में ही रहते हुए बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज रात 8:30 बजे 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच बर्नले और ब्राइटन एंड हो अल्बियन के बीच, जबकि दूसरा न्यूकैसल और साउथहैम्पटन के बीच होगा। आज ही एक अन्य मैच रात 11 बजे फुलहम और वेस्ट हैम के बीच होगा। इस समय विला और आर्सेनल के बीच मैच चल रहा है। विला ने 1-0 से बढ़त अपनी बना रखी है और अगर हम इस पूरी प्रतियोगिता में देखते हैं मनोज, तो मैन सिटी और मैन यूनाइटेड के बाद बाकी जो शीर्ष की 2 टीमें हैं, आज आपको क्या कुछ लग रहा है इन ये जो सारे मुकाबले होने वाले हैं या जो मुकाबला चल रहा है? देखिए, जहां तक इस मुकाबले के चलने का सवाल है, जो समय चल रहा है विलारियल का, ओली वाटकिंस जो है दूसरे मिनट में जो उन्होंने दमदार गोल किया था अपने बाहुबल से, और ये भी देखें कि मतलब दूसरा मिनट इतना महत्वपूर्ण होता है कि खेल शुरू होता है और दूसरे ही मिनट में आप गोल कर देते हैं और उसका मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है दूसरी टीम के ऊपर। तो ये एक अच्छे पास का, एक अच्छे कॉम्बिनेशन का नतीजा था और यहां पर कॉम्बिनेशंस और अपने तालमेल बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर इंग्लिश प्रीमियर लीग के या किसी भी फुटबॉल के मैच में। और ईपीएल में तो इसका महत्व और भी ज्यादा होता है, क्योंकि ओली वाटकिंस के पास अच्छा खासा तजुर्बा है और ट्रांसफर विंडो में वो आए थे विलारियल की तरफ से खेलने के लिए और वहीं उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और हम ये कह सकते हैं कि विला और आर्सेनल करीब करीब बराबर की टीम हैं। दोनों ने अगर विला की परफॉर्मेंस पे एक नजर डालें तो 21 मैचों में से 11 मैच जीते हैं, जबकि आर्सेनल ने 23 में से 9 मैच जीते हैं। विला के 35 अंक हैं, जबकि आर्सेनल के 31 अंक हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आर्सेनल का डिफेंस बहुत अच्छा है और गोल उसने अभी तक सिर्फ 4 गोल खाए हैं। अच्छी टीमों के भी ने भी ज्यादा गोल खाए हैं, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। मैच में कुछ भी हो सकता है और यहां यदि एक उलटफेर होता है और आर्सेनल उसको या विलारियल उसको हराती है, या विलारियल को हार का सामना अगर करना पड़ता है आर्सेनल से, तो वो एक उलटफेर होगा। और चलते चलते बात करते हैं टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। 8 फरवरी से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, जहां एक और टूर्नामेंट में कोरोना का साया मंडराने लगा है, वहीं दूसरी ओर एक खबर यह आ रही है कि अभ्यास टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से सेरेना विलियम्स चोटिल होने के कारण हट गई हैं। तो एक बड़ा खिलाड़ी जो है इसमें से अब नहीं है। बेशक एक खिलाड़ी रैंकिंग में बहुत टॉप पर ना हो, बहुत ऊपर ना हो, लेकिन सेरेना विलियम्स हो, वीनस विलियम्स हो, ये कुछ ऐसी खिलाड़ी हैं जिनकी जो है ना टेनिस प्रेमी बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। ये कुछ भी कर सकती हैं। कई बार हमने देखा गैर सीडेड होते हुए भी इन्होंने टूर्नामेंट को जीता है अपने बाहुबल से। जी, और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।